हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत में मिट्टियों को। भारत में हमने 8 प्रकार की मिट्टियाँ देखी। उसके अंदर हमने जलोढ़ मिट्टी की बात कर ली, एलुवियल सॉइल की बात कर ली, रेड सॉइल की बात कर ली, लाल मृदा, काली मृदा है उसकी भी बात कर ली हमने। ठीक है, आज अगली मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं हम, लेटेराइट मृदा। अगली मिट्टी कौन सी है भारत में मिट्टियाँ? उसके अंदर हमने 3 प्रकार तो हमने देख लिए हैं। ठीक है, चौथा प्रकार ले रहे हैं हम लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा देखिए, लेटेराइट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के शब्द लेटर से बना है। किससे बना है? लेटर से। इस लेटर का अर्थ होता है ईंट। क्या अर्थ होता है इसका? ईंट अर्थ होता है। लैटिन भाषा में लेटर को क्या कहते हैं? ईंट कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस मृदा को लेटेराइट मृदा से बना है। लेटेराइट लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट। इसलिए इसका रंग कैसा होता है? ईंट के जैसा। ईंट के रंग जैसी मृदा। कैसी मृदा है? ईंट के रंग जैसी मृदा है। ठीक है, इसका जो इस मृदा का जो अध्ययन किया, जिस विद्वान ने इसका अध्ययन किया, उस विद्वान का नाम है भारत में एफ बुकानन। इसका अध्ययन किसने किया? अध्ययन करने वाला विद्वान कौन है? भूविज्ञानी एफ बुकानन। मोटी मोटी चीजें इसको ध्यान में रखना। लेटेराइट मृदा का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम क्या है? एफ बुकानन। ठीक है, इस मृदा में, इस लेटेराइट मृदा में चूना, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन, 4 चीज। कौन कौन सी? चूना है, पोटास है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। इन लवण तत्वों की क्या होती है? कमी। क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, अगर इसका विस्तार देखें, भारत में इसका विस्तार देखें तो विस्तार है इसका लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका लगभग विस्तार कितना है भारत में? 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका विस्तार। ठीक, ये तो बात हो गई इसके विस्तार। अब विस्तार है कहाँ कहाँ पर, वो देख लेते हैं। वितरण कहाँ है इसका? वितरण, तो वितरण के अंदर हम इनके क्षेत्रों को देखें, फिर हम मैप में भी देखेंगे। क्षेत्रों में लें तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और इलायची की पहाड़ियां, पहाड़ियों में भी इसका विस्तार है। और अगर इसका विस्तार देखें तो यहाँ पूर्वी घाट है, और देखें तो छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर के पूर्व में छोटे क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र है। और अगर बात करें, इनके अलावा बात करें तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु, उसका हजारीबाग। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र है? वहां पर तमिलनाडु में हजारीबाग है, उसमें भी इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी का?
लेटराइट मिट्टी का। और अगर बात करें तो असम में भी है, असम। और बात करें तो काठियावाड़ में भी इस मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। शिलोंग का पठार है, शिलोंग पठार पर भी इसके क्षेत्र हैं लेटराइट मृदा का। तो हम इसके वितरण की बात करें तो ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, इलायची की पहाड़ियों में, पूर्वी घाट में, छोटा नागपुर के पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, उसके पूर्व में छोटे क्षेत्र हैं, और तमिलनाडु में हजारीबाग, असम, काठियावाड़ और शिलोंग का पठार, यहाँ पर इसका वितरण पाया जाता है। मैप में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ इस मैप में देखें तो इसका विस्तार हम भारत के इस मानचित्र में देखें तो इसके अंदर इसका विस्तार है। एक तो यहाँ पर पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ विस्तार है इसका, ठीक है। एक इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण में, वहाँ पर इसका विस्तार है। मालाबार तट पर इसका विस्तार है, यहाँ पे पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है जिसमें कर्नाटक, केरल, गोवा वाला क्षेत्र भी आता है, ठीक है। यहाँ पर इसका विस्तार है। छोटा नागपुर के पश्चिम पूर्व में, पूर्वी हिस्से में यहाँ पे इसका विस्तार है। छोटा नागपुर वाले पठार है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे इसके विस्तार है। शिलोंग वाला असम वाला क्षेत्र है, शिलोंग का पठार यहाँ पर है, इसमें भी इसका क्षेत्र है, ठीक है। ये क्षेत्र इसके मुख्य है। यहाँ पर दक्षिण में भी तमिलनाडु का हजारीबाग क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें काठियावाड़ की तो यहाँ काठियावाड़ में भी इसके कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ पठार है। अगर बात करें हम मालवा का पठार, उसके ऊपर भी कुछ इसके छोटे छोटे हिस्से देखने को मिल सकते हैं। तो भारत के इन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का विस्तार है। कौन से क्षेत्रों में? यहाँ पर काठियावाड़ में है, मालवा के कुछ क्षेत्रों में है, पश्चिमी घाट वाला भाग है, इलायची की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु का हजारीबाग वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, उड़ीसा का कुछ भाग है, यहाँ पश्चिम बंगाल में, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है उसके पूर्वी हिस्से में, यहाँ डेल्टा क्षेत्रों में भी कुछ भाग हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। और यहाँ पे कुछ छोटे भाग में यहाँ शिलोंग का पठार है, वहाँ पे भी लेटराइट मिट्टी के निक्षेप देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये असम वाला क्षेत्र भी है और मेघालय का कुछ भाग भी है। जो शिलोंग का पठार कहाँ है? मेघालय में। तो इन क्षेत्रों में इसका वितरण है। इस मृदा में चूना, पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अब ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम दो चीजें प्रधानता रखती हैं। एक तो क्या रखती है? लोहा, ठीक है। लोहा और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है इसमें, हाइड्रोक्साइड। ये दोनों हैं, इनका हाइड्रोक्साइड इस मिट्टी में पाया जाता है। या इनकी यूं कहें कि इसके अंदर अगर हम इसके निर्माण की दशाएं देखें तो 3 प्रकार की दशाएं हैं। पहली दशा, धरातल पर लोहे और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता। इस मिट्टी के बनने में, ये मिट्टी वहां पर बनती है, इसका निर्माण वहां होता है जहां उस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता। पहली दशा कौन सी है? लोहा एल्यूमिनियम के तत्वों की प्रधानता, यानी उस मिट्टी में वो पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी दशा है इसकी, इसके ऊपरी सतह है या इसकी सतह ही जो धरातल है उसमें जो प्रवाहित जल धाराएं हैं। इस मिट्टी है, कोई भी धरातल मान लो, उस धरातल पर प्रवाहित जल धाराएं जैसे नदियों के द्वारा भी है, वर्षा का पानी भी नाली के रूप में बहता है, तो उस प्रवाहित जल धाराओं के द्वारा इन लोहा और एल्यूमिनियम, इन लोहा और एल्यूमिनियम जैसे अघुलनशील, ये घुलते नहीं है पानी में, इनके तत्व पानी में नहीं घुलते, ये अघुलनशील है। इसके कारण यहाँ पर इन तत्वों का क्या रह जाता है? अवशिष्ट रह जाना, यानी एक दशा ये बनती है। जब मान लो यहाँ पे वर्षा हो रही है, इस मिट्टी में लोहा भी है, एल्यूमिनियम भी है, ठीक है। जिसके बाद में अगर वर्षा होगी तो यहाँ पर जो घुलनशील पदार्थ है उसके साथ में पानी में घुलनशील लवणीय पदार्थ हो गए, क्षारीय पदार्थ हो गए, या कोई जीवांश हो गए, वनस्पति के सड़े गले अंश हो गए,
जिसको आप ह्यूमस की मात्रा कहते हैं, वो घुल करके आगे निकल जाते हैं, और जो बच जाते हैं या अवशिष्ट रह जाते हैं, अवशिष्ट कौन से रहेंगे, जो अघुलनशील पदार्थ होंगे। और अघुलनशील पदार्थ कौन से हैं, लोहा और एल्यूमिनियम जैसे तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं, ये घुलते नहीं हैं, जिसके कारण ये वहीं पे अवशिष्ट रह जाते हैं। एक दशा ये भी होती है लेटराइट मिट्टी के बनने की। कौन सी दशा, लोहा एल्यूमिनियम के अवशिष्ट रह जाने की। मिट्टी बनती कहाँ पर है, जहाँ लोहा एल्यूमिनियम के तत्व दोनों साथ में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर लोहा ही अकेला तत्व पाया जाता, एल्यूमिनियम नहीं होता, तो लोहे के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मृदा का होता है। ये लाल मृदा से कम उर्वरक होती है, लाल मृदा ज्यादा उर्वरक होती है, ये कम उर्वरक होती है उससे। ठीक है, बात दोनों की सेम है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम के तत्व पाए जाते हैं और लाल मृदा में एल्यूमिनियम के तत्व नहीं पाए जाते, इसमें दोनों साथ में पाए जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तीसरी कंडीशन, इसकी दशा तीसरी है इस मिट्टी को बनने में कि कर्मिक परिवर्तनशील, कर्मिक यानी बार बार परिवर्तन, मिट्टी में उष्णाद्र प्रकार की यहाँ पे एक जलवायु का पाया जाना। कैसी जलवायु का, उष्णाद्र प्रकार की, उष्ण प्लस आर्द्र। उष्ण का मतलब हो गया गर्मी, यानी तापमान भी ज्यादा और आर्द्रता भी ज्यादा, यानी वर्षा भी ज्यादा, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, उस क्षेत्रों में लेटराइट प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। उष्णाद्र का मतलब हो गया यानी कर्मिक परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पे तापमान बढ़ेगा, वर्षा होगी, तापमान बढ़ेगा, वर्षा होगी, कम होगा तापमान, वर्षा कम होगी, फिर वापस तापमान बढ़ेगा और वर्षा ज्यादा होगी, यानी कर्मिक परिवर्तन होता रहता है। जिसके कारण ये मिट्टी है कभी टाइट होती है, कभी नरम होती है, ऐसे कड़ी हो जाती है और ईंट की भांति ये टाइट हो जाएगी फिर। ठीक है, तो इस मिट्टी का जो निर्माण है वो 3 दशाओं के कारण होता है। एक तो वहां पे उष्णाद्र की दशा का होना, एक अघुलनशील तत्वों का अवशिष्ट रह जाना, और यहाँ इस मिट्टी के अंदर या धरातल के अंदर लोहा और एल्यूमिनियम के तत्वों का पाया जाना। ये 3 दशाओं के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके बनने की। अधिक वर्षा का जो क्षेत्र है, अधिक वर्षा से जो मृदा के ऊपरी स्तर से, यानी इस मिट्टी है, इस मिट्टी के कोई भी मिट्टी अधिक वर्षा होगी तो मृदा का जो ऊपरी संस्तर है, उस ऊपरी संस्तर से जो सिलिका और जीवांश है वो वहां पर अपवहन हो जाते हैं, इल्यूवेशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इल्यूवेशन। इल्यूवेशन ये क्या होता है, अपवहन वाली क्रिया क्या होती है, अपवहन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होती है जैसे ज्यादा वर्षा होगी तो धरातल के ऊपर अगर वर्षा का पानी होगा, अधिक मात्रा में होगा, तो वहां पर जो सिलिका की मात्रा है या जीवांश है उस मिट्टी में, उपजाऊपन वाले जीवांश है, जैविक पदार्थ के सड़े गले अंश वाला क्षेत्र है, वो उसके साथ घुल करके उस ऊपरी संस्तर से निचली संस्तर में चला जाता है। इस क्रिया को यहाँ पे क्या कहते हैं, ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में जाने को निक्षालन कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षालन यानी लीचिंग प्रोसेस। यहां पे बात करें हम, अगर बात करें निक्षालन क्रिया की, निक्षालन क्रिया, लीचिंग प्रोसेस, ऐसे मान लो लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस होता है निक्षालन क्रिया की मृदा की जो ऊपरी 2 संस्तर, मान लो मृदा में मृदा परिच्छेदिका आपकी पड़ी हुई है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा मृदा की कई परतें होती हैं। ठीक है, ए संस्तर होता है, बी संस्तर, सी संस्तर होता है। तो इसमें ये ए संस्तर है मृदा का, ये वाला बी संस्तर है, ये बी संस्तर है और ये ए संस्तर है। ठीक है, तो मृदा का इस ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में ये जो सिलिका और जीवांश की मात्रा है, कौन सी मात्रा, सिलिका व जीवांश, इनकी जो मात्रा है वो घुल करके पानी के साथ नीचे जाकर के इस परत में जम जाती है। इस परत में क्या कर लेगी, जम जाएगी। तो इस क्रिया को ऊपर से नीचे जाने को, यानी कि इन तत्वों का ऊपर से निचले संस्तर में जाने को क्या कहते हैं, यहाँ पे निक्षालन कहते हैं। ठीक है, ये निक्षालन की क्रिया होती है तब ही यहाँ पर, तब ही इस परत में लोहा और एल्यूमिनियम जैसे कठोर जो पदार्थ है या तत्व है जो पानी में घुलते नहीं है वो बच जाते हैं।
अधिक बार देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम लोहा के तत्व बचते हैं तब तो लेटराइट का निर्माण होता है, ठीक है। अगर केवल एल्यूमिनियम के ही तत्व हों किसी जगह पे और एल्यूमिनियम तत्व अधिक मात्रा में बच जाते हैं तो वहां पर उस एल्यूमिनियम के तत्व ज्यादा होने के कारण उसको बॉक्साइट के रूप में काम में ले लिया जाता है। यानी एल्यूमिनियम बनाने का जो कच्चा अयस्क है, लोह अयस्क है, जैसे लोहा है इस्पात को बनाने के लिए उसके लिए कच्चा पदार्थ लोहा अयस्क है, वैसे ही एल्यूमिनियम को बनाने के लिए उसका कच्चा पदार्थ बॉक्साइट होता है, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम के तत्व पाए जाने के कारण अगर वहां पे ज्यादा एल्यूमिनियम के तत्व बचे हुए हैं उस क्षेत्र में तो वहां पर उन तत्वों को यहाँ इकट्ठा करके बॉक्साइट के रूप में काम में ले लिया जाता है। बॉक्साइट कच्चा पदार्थ होता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम धरातल से निकलता नहीं है, एल्यूमिनियम निकलता है बॉक्साइट के रूप में, फिर उसको शुद्ध कर करके और उसको एल्यूमिनियम में चेंज किया जाता है, ठीक है। तत्व तो एल्यूमिनियम के है लेकिन उसका कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है। यह बात हो गई यहाँ तक। इसके बाद में बात करते हैं हम निक्षालन वर्षा काल के समय होता है, ठीक है। निक्षालन कब होता है, वर्षा काल के समय। और जो एक क्रिया और होती है जिसको केशिका क्रिया कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ठीक है। वो केशिका क्रिया कब होती है, शुष्क ऋतु में होती है। जब शुष्क ऋतु होती है उस टाइम में केशिका क्रिया की कंडीशन बनती है। क्यों, क्योंकि निचले संस्तर से ऊपरी संस्तर में यहाँ वाष्पीकरण के द्वारा वो तत्व उस पानी के साथ वापस धरातल के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें चूने के पदार्थ भी हो सकते हैं। चूना जो घुलनशील होता है पानी में वो तत्व ऊपर आकर के ऊपरी परत में यहाँ पे जम जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे उसको कैपिलरी एक्शन यानी केशीय क्रिया भी कहते हैं, केशिका क्रिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की मिट्टी में इस जो मिट्टी है इसमें अनाज जो होता है वो दलहन और तिलहन होता है। इस जो मिट्टी में जो अनाज होता है वो कैसा होता है, दलहन भी होती है, दलहन और तिलहन दोनों होते हैं, दलहन और तिलहन। और यहाँ इस मिट्टी में सिलिका और जीवाश्म की जो मात्रा है यानी चूने की जहाँ पे कमी हो जाए, सिलिका और जीवाश्म तो है ही है, और अगर उसमें उस मिट्टी में अगर चूने की कमी हो जाती है तो वो मिट्टी अम्लीय रूप धारण कर लेती है। कैसा रूप धारण कर लेगी, अम्लीय। अम्लीय की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तब। अम्लीय क्षारीय किस पीएच मान की मिट्टी होती है, अगर अम्लीय की बात करें तो अम्लीय 6.5 जो पीएच मान होता है उससे कम अगर मान है तो वो मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अम्लीय अगर मिट्टी की बात करें, जिस मिट्टी में इसमें अम्लीय प्रकार की मिट्टी में या सॉरी इसमें जो मिट्टी पड़ रहे हैं लेटराइट मिट्टी, इसके अंदर अगर चूने की कमी हो जाती है तो उस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो अम्लीय प्रकार की मिट्टी में बदल जाती है। और जो अम्लीय प्रकार की मिट्टी बनती है लेटराइट वाली, उसके अंदर चाय की खेती की जाती है। उस मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जाएगी, चाय की खेती की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस मिट्टी के बारे में और देखें तो जो पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में कर्नाटक, केरल और गोवा वाला क्षेत्र, तो पश्चिमी घाट में इन क्षेत्रों में रबर के बागान लगाए गए हैं इस मिट्टी में। यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र है, कर्नाटक है, केरल और गोवा, यानी इसको पश्चिमी घाट भी बोल सकते हो। पश्चिमी घाट में क्या लगाए गए हैं, रबर के बागान, रबर के बागान लगाए गए हैं। यहाँ पर रबर के बागान लगाए गए हैं और इस मिट्टी में घास और झाड़ियाँ भी विकसित होती हैं। ये मिट्टी है लेटराइट, इसमें घास भी होती है और झाड़ियाँ भी होती है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस मिट्टी में काजू की फसल भी उपयोगी है, फसल भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में काजू की फसल को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है जो कि सक्सेस हो रही है। यहाँ पे किन क्षेत्रों में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। ये दक्षिणी भाग है भारत का, इस दक्षिणी भाग में यहाँ केरल वाला क्षेत्र, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र और ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में यहाँ पे लेटराइट मिट्टी के जहाँ पे निक्षेप है उनमें यहाँ पर काजू के पेड़ लगाए जा रहे हैं। काजू का एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, काजू पेड़ होता है, वो पेड़ यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी को सीधा ईंट के रूप में या ईंट की भांति इस मिट्टी को मकानों में या भवन निर्माण में सीधा ही काम में लिया जा सकता है, क्योंकि ये मिट्टी जब सूखती है तो ये ईंट की भांति कड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसके कारण इसको सीधा मकानों में भी काम में लिया जाता है दक्षिण भारत में। तो ये मिट्टी कौन सी हो गई, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी,
यहाँ पे हमने इसकी चर्चाएं कर ली हैं। ये मिट्टी कितनी मात्रा में है, विस्तार 1.26 वर्ग किलोमीटर में है, कौन कौन से क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट इलायची की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट छोटानागपुर का जो पठार है उसके पूर्वी छोटे क्षेत्र है, यहाँ पे तमिलनाडु का हजारीबाग है, इसके अंदर ही यहाँ पे असम काठियावाड़ वाला क्षेत्र, शिलोंग का पठार वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। इस मिट्टी में यहाँ पे चूना, पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में अगर और देखें तो अनाज के साथ साथ दलहन तिलहन भी होती है, चाय की कृषि भी होती है और यहाँ पे रबर के बागान भी है, काजू भी, यहाँ काजू की फसल भी ली जाने लगी है। ठीक है, यहाँ पर इसका रंग ईंट के जैसा होता है। ठीक है, निक्षालन वाली क्रिया ये इसके अंदर होती है। घुलनशील तत्व जो होते हैं ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में जाते हैं तो यहाँ पे निक्षालन की क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो रबर के बागान भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो ये बात हो गई पूरी लेटराइट मिट्टी की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लवणीय व क्षारीय मिट्टी की। अगली जो मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी मिट्टी है, लवणीय क्षारीय मिट्टी। देखिए इसमें हम पहले पीएच मान देखते हैं, यानी इस लवणीय और क्षारीय मिट्टी जो है इसके तत्व क्यों आते हैं मिट्टी में, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि इन मिट्टी का जो हम पहचानते हैं कि ये लवणीय है, क्षारीय है, उदासीन है या अम्लीय है, तो वो कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इसका पीएच मान होता है। इस मिट्टी को जब जांचा जाता है तो पीएच मान के माध्यम से इसको जांचा जाता है। पीएच मान अगर इसका 6.5 से 7.2 आता है तो उदासीन प्रकार की मिट्टी होगी। ठीक है, नॉर्मल मिट्टी होगी। अगर उसका पीएच मान 6.5 से कम होगा तो वो अम्लीय प्रकार की मिट्टी होगी। अगर लवणीय प्रकार की मिट्टी को देखना है तो 7.2 से 8.5 तक का जो पीएच मान है वो मिट्टी लवणीय होगी, और जो 8.5 से अधिक पीएच मान की होगी वो क्षारीय प्रकार की मिट्टी होगी। तो हम मिट्टियों को देखते हैं, कौन सी मिट्टियां पढ़ रहे हैं हम, लवणीय, लेटराइट के बाद में पांचवा प्रकार पढ़ रहे हैं हम लवणीय व क्षारीय मृदा। लवणीय व क्षारीय मृदा। ठीक है, इसके अंदर देखें तो यहाँ पर जैसे उदासीन मृदा की बात करें, उदासीन, तो उदासीन का जो पीएच मान है वो कितना है, यहाँ पे 6.5 से 7.2 तक। कितना मान है, 6.5 से 7.2 पीएच मान, यहाँ पर पीएच मान। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, उदासीन प्रकार की मिट्टी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे अम्लीय मिट्टी की बात करें, अम्लीय मृदा, अम्लीय पीएच मान देखो ब्लड का भी होता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखना, हम मिट्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पीएच मान अम्लीय क्षारीय प्रकार का जो होता है वो ब्लड का, खून का भी होता है। तो यहाँ पर हम मिट्टी की बात करें तो अम्लीय प्रकार की जो मिट्टी होगी वो होगी 6.5 से कम पीएच मान। इसको आप नोट कर लेना ताकि आपको आगे भी ध्यान में रहे। फिर हम बात करें लवणीय मिट्टी की। लवणीय मिट्टी, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.2 से 8.5 के मध्य पीएच मान, पीएच मान। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लवणीय के बाद में यहाँ पर क्षारीय मृदा। कौन सी मृदा है, क्षारीय मृदा। इसका जो पीएच मान होता है 8.5 से अधिक का पीएच मान होता है। कितना होता है, 8.5 से अधिक पीएच मान। ठीक है, ये मृदाओं की पहचान है, इसको आप ध्यान में रखोगे। इसमें अगर बात करें हम इस लवणीय और क्षारीय की, तो इस प्रकार की जो मिट्टी है उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जैसे जो पदार्थ होते हैं उनकी अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में लवणीय क्षारीय प्रकार की मिट्टी है, इसके अंदर कौन कौन से तत्व है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो क्रिया है वो केशिका क्रिया के माध्यम से धरातल के ऊपर आते हैं, जिसके कारण ये लवणीय पदार्थ बनाते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर सोडियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इन तीनों तत्वों की तो क्या होती है, अधिकता होती है, यानी अधिक होते हैं। और नाइट्रोजन की क्या होती है, इसमें कमी होती है। कौन सी मिट्टी में, लवणीय और क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी होगी।
ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तीनों तत्व होते हैं, इनकी तो अधिकता होती है, और नाइट्रोजन होता है उसकी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अगर ये मिट्टी देखें तो ये मिट्टी देश में जहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, देश के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क व अर्ध शुष्क जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का, लवणीय व क्षारीय प्रकार की मिट्टी। तो अर्ध शुष्क, शुष्क जहाँ भी क्षेत्र है उनमें इसका जो क्षेत्र है वहां पर, जैसे विस्तार में देखें तो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में यहाँ पे लवणीय क्षारीय मिट्टी मिलती है। इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जैसे केरल तट है, यहाँ पर केरल तट के बाद में सुंदरवन का डेल्टाई भाग है, जो पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है जिसके अंदर भी है, गंगा के बाएं किनारे है उस पर भी इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसके बात करें विस्तार की, वितरण की, अगर विस्तार है पूरे भारत का देखें तो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। कितना विस्तार है, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, अगर हम वितरण की बात करें तो वितरण कहाँ कहाँ है, राजस्थान में है, यहाँ पर पंजाब में है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा में भी है। ठीक है, यहाँ पर बात करें हरियाणा के बाद में गुजरात में है, गुजरात। ये तो हो गए मुख्य क्षेत्र। इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र है जिसमें केरल तट है, केरल तट पर भी ये पाए जाते हैं। केरल तट के बाद में अगर देखें तो यहाँ सुंदरवन, केरल तट। ठीक है, सुंदरवन जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल का, उसमें भी इसका विस्तार पाया जाता है। और अगर बात करें तो गंगा के बाएं तट पर भी, या गंगा नदी के बाएं किनारे पर इस मिट्टी का निर्माण है, लवणीय व क्षारीय प्रकार की मिट्टी का निर्माण है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूरे भारत में बात करें, पूरे भारत की बात करें तो इसके अंदर इसका 100% भाग मान लिया जाए लवणीय और क्षारीय मिट्टी का, तो अगर हम इसका पूरा टोटल 100% भाग मान लिया जाए तो इसका 50% जो भाग है वो गंगा सिंधु का मैदान से संबंधित है। गंगा व सिंधु नदी के मैदान, दोनों का मैदानी जो क्षेत्र है उसमें इसका 50% हिस्सा है, यानी वहां पर 50% भाग पर ये फैली हुई है। इसका 50% किसका, लवणीय व क्षारीय। अगर 100% लवणीय क्षारीय भारत में है तो उसका 50% तो कहाँ पर है, गंगा और सिंधु नदी के मैदान में है। ठीक है, अगर इसके 30% की बात करें तो 30% इसका क्षेत्र है काली कपास जो मृदा है उस क्षेत्र में। इसका 30% भाग कहाँ है, काली कपास, दक्कन वाले पठार पर काली कपास मृदा क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, अगर 20% की बात करें, इसके 20% की बात करें तो वो 20% है तटीय क्षेत्रों में। जो भी तटीय क्षेत्र है जिसके अंदर सुंदरवन का डेल्टाई भाग भी हम लेते हैं और गंगा के बाएं तट में ये केरल वाला तट लेते हैं, तो यहाँ इसके तटीय क्षेत्रों में इसका 20% क्षेत्र है, तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, अगर 100% इस लवणीय और क्षारीय मृदा को मान लिया जाए तो उसका 50% गंगा सिंधु के मैदान में है, 30% काली कपास मृदा क्षेत्र में है और 20% इसका तटीय क्षेत्रों में है। इसमें इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये जो मृदा बनती है लवणीय वाली क्षारीय प्रकार की, ये केशिका क्रिया द्वारा बनती है, यानी केशिका क्रिया के द्वारा ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तीनों जो तत्व हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, वो यहाँ निचले संस्तर से ऊपरी संस्तर में आकर के जम जाते हैं और यहाँ पर ये लवणीय प्रकार की मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये मिट्टी अनुर्वर होती है। ये मिट्टी कैसी होती है, अनुपजाऊ, अनुर्वर या अनुपजाऊ, उपजाऊ प्रकार की होती है। ठीक है, इस मिट्टी ऐसी होने के बावजूद भी इसके अंदर इसके तटीय जो क्षेत्र हैं जहाँ पर नारियल और तेल ताड़ जैसे वृक्ष भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये अनुर्वर या अनुपजाऊ होने के बावजूद भी इस तटीय क्षेत्रों में, केरल वाले तटीय क्षेत्रों में वहाँ पे नारियल के वृक्ष भी लगते हैं और यहाँ पर तेल ताड़ के वृक्ष भी लगते हैं। ठीक है,
इस कारण इसमें ऊपरी भाग में ये लवणीय पदार्थ आने के कारण इस मिट्टी को यहाँ पे रेह कलर भी कहते हैं। रेह कलर किसको कहते हैं? रेह कलर, रेह या ऊसर भी बोलते हैं इसको। कलर को क्या बोलते हैं? ऊसर। रेह, ऊसर या कलर, ठीक है। इसकी समस्या यहाँ पे आ जाती है, यानी धरातल से निचले स्तर से चूने के जो पदार्थ है वो घुल करके यहाँ पे ऊपरी स्तर में आकर के जम जाते हैं और सफेद सी परत बिछ जाती है। धरातल पर सफेद नमक जैसी परत बिछ जाती है, उसको कहते हैं रेह कलर। यानी चूने के छोटे छोटे ग्रंथिकाएं वहां पे देखने को मिलती है, उस परत को क्या कहते हैं? हम रेह कलर की समस्या कहते हैं, ठीक है। ये रेह कलर की जो समस्या है ये भूमि को अनउपजाऊ बना देती है, ठीक है। ये निचली स्तर से ऊपरी स्तर में पहुंचती है, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? उस धरातल पर जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। जो जिप्सम मिट्टी होती है उसका छिड़काव करने से वो चूने की जो छोटी छोटी ग्रंथिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, उनकी लेयर क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, जिसके कारण वापस वो भूमि उपजाऊपन लिए हुए होगी, ठीक है। जैसे हम उत्तरी राजस्थान में बात करें तो वहां पर रेह कलर वाली समस्या देखने को मिलती है, जहां पर जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। उसकी उस परत को तोड़ने के लिए जिप्सम का छिड़काव करते हैं। ये क्रिया किसके माध्यम से होती है? केशिका क्रिया के माध्यम से होती है। केशिका मतलब हो गया, केशिका क्या हो गया? निचले संस्तर से ऊपरी संस्तर की ओर, यानी खनिज तत्वों का ऊपर की ओर आ जाना, यानी धरातल पर उसका एक लेयर बिछ जाना, उसको कहते हैं यहाँ पे केशिका क्रिया, ठीक है। कैपिलरी एक्शन। ये हो गई लवणीय और क्षारीय मिट्टी की बातें। यहाँ इसका विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है। इसके अलावा केरल तट, सुंदरवन और यहाँ गंगा के बाएं तट पर भी इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। ये बात किसकी होगी? लवणीय व क्षारीय मृदा की होगी। अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।